और अब बात करते हैं जींद के महासंग्राम की। जींद के महासंग्राम में हर दल जीत का दावा कर रहा है। इस चुनाव में जहां बाकी 3 दलों ने जाट उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, वहीं बीजेपी ने गैर जाट कार्ड खेला है। ऐसे में किसकी सियासी गोटी सटीक बैठती है, ये बात 31 जनवरी को साफ हो पाएगी। चुनाव जींद का है, लेकिन पूरे देश की नजर इस उपचुनाव पर है। इस उपचुनाव के कुछ महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव और हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने हैं। लिहाजा इस उपचुनाव में हर दल खुद को साबित करने में जुटा है। जातिगत समीकरण से लेकर हर समीकरण साधने की तैयारी हो रही है। उपचुनाव में वादों की बौछार हो रही है। जेजेपी उम्मीदवार ने तो जींद को राजधानी बनाने तक का वादा कर दिया है। सड़कों का मामला नहीं है, ओवरऑल डेवलपमेंट इंडेक्स में ये 22वें नंबर पर है। इसे हम प्रथम स्थान पर लाना चाहते हैं। हमारी सरकार अगर कल को बनेगी तो उसकी राजनीतिक राजधानी और उसके जो विकास के पट और द्वार खुलेंगे वो जींद की धरती से खुलेंगे, मैं ऐसा विश्वास। कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला के अपने अलग दावे हैं। सुरजेवाला का कहना है कि जींद में उनकी जीत होगी और यहीं से खट्टर की उल्टी गिनती की शुरुआत होगी। खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू है। जींद का उपचुनाव का परिणाम कांग्रेस के हक में आते ही 90 दिन में खट्टर सरकार गिर जाए। खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू है। जींद का उपचुनाव का परिणाम कांग्रेस के हक में आते ही 90 दिन में खट्टर सरकार गिर जाए। जींद विधानसभा सीट पर बीजेपी को कभी जीत नसीब नहीं हुई, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण मिड्ढा का दावा है कि इस बार इतिहास बदलेगा। समर्थन का जहाँ तक सवाल है, बहुत बढ़िया इलेक्शन चल रहा है और मालिक ने चाहा उस परमपिता परमात्मा की कृपा से हम इलेक्शन जीतकर सीएम साहब की झोली में सीट को डालने का काम करेंगे और जींद का एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। जींद में पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट निकालेगी। इनेलो नेता अभय चौटाला के मुताबिक जींद की जनता बाहरी उम्मीदवारों पर भरोसा बिल्कुल नहीं जताएगी। वो उमेद सिंह रेणु को ही जींद का असल निवासी करार दे रहे हैं। आप लोगों को केवल एक बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि अपना कौन है, पराया कौन है। कांग्रेस पार्टी के पास पूरे जींद के 77 में ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं मिला उनको जिसको कांग्रेस के लोग अपना पार्टी का उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेज देते हैं। उधर बीजेपी के बागी सांसद राजकुमार सैनी का राजनीतिक भविष्य भी जींद उपचुनाव पर निर्भर है। जींद के नतीजे ही आगे का रुख तैयार कर सकते हैं। विनोद आसरी ने तो सभी दलों को जो है ना पसीने छुड़वा दिए और मैं ये स्पष्ट कर दूं, आज 50% में हम अकेले हैं, बाकी पार्टियां सारी की सारी 50% में हैं। चुनाव इकट्ठे होंगे और इसमें जो है ना हमारी पार्टी 17 सीटों से आगे आएगी। उपचुनाव को लेकर सबके अपने दावे हैं, सबकी अपनी दलीलें हैं। जाट बाहुल्य इस क्षेत्र में जातिगत समीकरण साधने की पूरी कोशिश हो रही है। बीजेपी को उम्मीद है जाट वोट बटेंगे और गैर जाट वोट लेकर वो जीत जाएंगे, लेकिन गैर जाट वोट भी एक साथ जाएंगे ये भी पूरी तरह से मुमकिन नहीं है। और उपचुनाव में किसके समीकरण सटीक बैठते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। जींद से अंकित दुदानी, न्यूज़ 18 हरियाणा। वहीं कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में जींद उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। रामविलास शर्मा ने कहा कि जींद का चुनाव हमारे लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। रामविलास शर्मा से खास बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अंकित दुदानी ने। जींद उपचुनाव लगातार अपने चरम की ओर बढ़ रहा है और उसमें किसी भी दल ने कोई चुनाव प्रचार में कोर कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा है, उनसे जानते हैं। शर्मा जी, जींद का उपचुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। हाँ, जींद का चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न है। आज हम पांडु पिंडारा महाभारत काल का ये तीर्थ है और यहाँ पर हमारे लोकसभा के प्रभारी श्रीमान कलराज मिश्र आए हुए हैं। हम सब लोग यहाँ पर हैं।
जींद का चुनाव नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व को हम एक भेंट देंगे और 28 तारीख को कमल के बटन यहाँ दबेंगे। विधानसभा का इसको सेमीफाइनल मानते हैं कि जींद उपचुनाव सेमीफाइनल था? देखिए, हरियाणा में हर चीज सेमीफाइनल होती है। इससे पहले 1 महीना पहले 5 नगर निगम के चुनाव हुए, 5 नगर निगम के चुनाव कमल के फूल पर हमने जीते और अब जींद का उपचुनाव हम कमल के फूल पर जीतेंगे। कहता है कि केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह का आना बाकी रह गया है और सारी सरकार और सब लोग आ चुके हैं बीजेपी। नहीं, हरियाणा में हम है ना भाई। रामविलास शर्मा 40 साल पुराना कार्यकर्ता है, वो जींद में नहीं आएगा तो कौन आएगा? जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं और किससे टक्कर मानते हैं? देखिए, मैं जींद में खड़ा हूँ, ये पांडु पुंडारा के लोग खड़े हैं, ये राजेश स्वरूप हमारा यहाँ का प्रमुख आदमी है। आप लोगों के चेहरे देखिए, आसमान का मौसम देखिए और ये हमारा देखिए, पहला कांडा हिंसी का, पहला वार 24। तो आपने एक कहा था कि कांटा निकल गया, तो आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा था, तो मानते हैं कि रणदीप सुरजेवाला यहाँ से जीत दर्ज नहीं कर पाएंगे? नहीं, बात देश में परिवारवाद की। 130 करोड़ के देश को एक परिवार नहीं चला सकता, ये पार्टी परिवार की है। और इनेलो के उम्मीदवार उमेद सिंह रेडू ने जीत का दावा किया है। उनकी माने तो वो यहीं के रहने वाले हैं, इसीलिए जनता उन्हें ही चुनेगी। जींद में उपचुनाव धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रहा है और सभी उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है चुनाव के लिए। हमारे साथ इनेलो के उम्मीदवार उमेद सिंह रेडू हैं, उनसे बात करते हैं। रेडू साहब, जिस तरह से दुनिया ने बड़े बड़े उम्मीदवार उतारे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, जेजेपी ने, तो आप एक सामान्य उम्मीदवार हैं यहाँ, कैसे जीत सुनिश्चित करेंगे अपनी? देखो, सामान्य होता है, मैं यहाँ का लोकल हूँ और ये जो बड़े चेहरे उतारे ने, ये पहले इनको रिपोर्ट मिल गई थी वे उमेद सिंह यहाँ से कैंडिडेट INLD और बसपा के होंगे, तो इन पहले ही सोच के डर की वजह से ये उतारे। तो आपकी क्या रणनीति है जिसके बेस के ऊपर आप अपनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं? देखो, मैं लोगों में बीच में रहता हूँ, लोगों की सेवा करता रहता हूँ। सबसे पहली बात ये है, आप हल्का जींद में कहीं भी पूछो, आपको मेरे खिलाफ कोई आदमी नहीं मिलेगा, वो किसी भी पार्टी का है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं सामाजिक धरातल पर रह के काम करता हूँ। रेडू एक आपकी खाप है और वहाँ काफी प्रभाव भी है आपका, तो क्या मानते हैं कि वो पूरे के पूरे खरे उतरेंगे आपके पक्ष में? बिल्कुल खरे उतरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और शहर आपको वोट देगा? हाँ, बिल्कुल देगा, मेरी शराफत पे देगा, मेरे काम पे देगा और मेरा यहाँ का लोकल होने की वजह से देगा। अगर आपको जीत हासिल होती है तो क्या करेंगे जींद के लिए? देखो, जींद के लिए जो मेन काम है, जो किसी के समझ में नहीं आते न करते। हमारे देहात के अंदर 15-16 गांव ऐसे हैं जहां राजस्थान से बुरा हाल है, पानी पीने का पानी नहीं है, तो वो पानी का एक मुद्दा रहेगा मेरा। अपना किससे मुकाबला है आपका? मेरा मुकाबला बीजेपी से। बीजेपी और बीजेपी भी नजदीक नहीं है, क्योंकि बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो भी उधार पे लिया हुआ है। तो ये थे हमारे साथ उमेद सिंह रेडू, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी उनके मुकाबले में नहीं है। हालांकि एक ये भी कहना है कि सरकार से उनका कुछ मुकाबला है, लेकिन वो सामान्य कार्यकर्ता है और लोकल कार्यकर्ता है, इसलिए जनता उन्हीं को वोट करेगी और उन्हीं को जिताएगी। कैमरामैन लालता प्रसाद के साथ अंकित दुधानी, न्यूज 18 हरियाणा, जींद। और अब खबर चरखी दादरी से, जहां एसडीएम साहब को देखकर सभी कर्मचारी हक्के बक्के रह गए। हालांकि एसडीएम साहब हमेशा अपने कार्यालय में ही होते हैं, लेकिन आज जब वो दफ्तर पहुंचे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया। दरअसल जब एसडीएम साहब की असलियत का पता चला तो सामने आया कि वो एसडीएम नहीं, नशेड़ी है। दरअसल एसडीएम ओम प्रकाश देवराला अपने कार्यालय में नहीं थे, तभी एक व्यक्ति अचानक से उनके दफ्तर में घुसा और उनकी कुर्सी पर बैठ गया और तो और रौब भी झाड़ा। यहां तक कि एक पुलिसकर्मी ने तो उसे सैल्यूट तक कर दिया, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो उस नकली अधिकारी को कार्यालय से बाहर निकाल दिया गया। मैं कहां जाऊंगा? भाई साहब, मेरा ऑफिस है ये, मैं कहां जाऊंगा? खड़े हो आप, मैं फोन कर दूंगा, कर दियो आप, खड़े हो, मेरे को बहुत दो, अरे मेरे को बहुत दो, तू जेल में ले चाल मने, ठीक है? मैं बॉम्बे न जा, किधर पकड़ इसको, पकड़े यही आगे बैठ, यही बिठा इसको, बैठन दे हटो, आप खड़े हो, रामपुर से पूछो, खड़े हो, रामपुर से पूछो, यानी पे हम फोन करो आप एटीएम से, यानी फोन कर लो आप पर, आप भाई साहब, मेरा ऑफिस है ये, मैं कहां जाऊंगा?
खड़े हो आप, मैं फोन कर दूंगा, कर दियो आप, आप खड़े हो, मेरे को बताओ, अरे मेरे को बताओ, तू जेल में ले चल मने, ठीक है, मैं बम्बई जा किधर, पकड़ इसको, पकड़ पकड़ यहीं आगे बैठ, यहीं बिठा इसको, बैठने दे आप खड़े हो, रामपुर से पूछो, खड़े हो, रामपुर से पूछो, यानी पे हम फोन करो आप पर, एटीएम से, यानी फोन कर लो आप पर, भाई साहब मेरा ऑफिस है ये, मैं कहाँ जाऊँगा, खड़े हो आप, मैं फोन कर दूंगा, कर दियो आप, खड़े हो, मेरे को बताओ, अरे मेरे को बताओ, तू जेल में ले चल मने, ठीक है, मैं बम्बई जा किधर, पकड़ इसको, पकड़ पकड़ यहीं आगे बैठ, यहीं बिठा इसको, बैठने दे आप खड़े हो, रामपुर से पूछो, खड़े हो, रामपुर से पूछो, यानी पे हम फोन करो आप पर, एटीएम से, यानी फोन कर लो आप पर।